दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास मंत्रा में। दोस्तों यूपी टेट पेपर के लिए हिंदी की एक बेहतरीन सीरीज शुरू हो रही है हमारे चैनल पर, जिसमें कि आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 में महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पिछले पेपर्स में आए हुए हैं और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके आने की पेपर में प्रबल संभावना है। और उससे भी बड़ी बात, हर प्रश्न का संपूर्ण विश्लेषण होगा, जिससे कि अगर उस तरीके का कोई भी प्रश्न पेपर में फंसे तो आप उसको करने में बिल्कुल भी गलती ना करें। तो चलिए दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए दोस्तों, अनुपम का मतलब क्या? उपम का मतलब उपमा, यानी कि जिसकी तुलना की जा सके, और अन का मतलब नहीं, तो जिसकी तुलना नहीं की जा सके तो वह स्वर्गीय तो होगा नहीं, किसी का नाम भी स्वर्गीय नहीं होता है। तो पार्थिव का अर्थ होता है दोस्तों पृथ्वी से संबंधित, याद रखिएगा, जो पृथ्वी से संबंधित हो पार्थिव। लौकिक का मतलब होता है जो लोक से संबंधित हो, जो लोगों से संबंधित होगा तो वो कैसे अद्वितीय अनुपम हो पाएगा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, अद्वितीय। द्वितीय का मतलब दूसरा, आ का मतलब नहीं, मतलब कि जिसके जैसा दूसरा नहीं है, यानी वो अनुपम है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीन का पर्यायवाची। दोस्तों विभावरी का अर्थ याद रखिएगा रात होती है, और इसी के साथ मैं आपको एक लाइन बताऊं, बीती विभावरी जागरी तारा घट उषा नागरी। यह प्रसिद्ध पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी की हैं, तो अगर ये पेपर में आ जाए तो ये भी बात याद रखिएगा। शिखी का मतलब दोस्तों होता है मोर, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन बी मत्स्य मीन यानी कि मछली। अगला प्रश्न है, छह वर्ण किसके सहयोग से बना है? दोस्तों हिंदी में 4 संयुक्त वर्ण है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो जो त्र है वो ता और रा से बना है, जो कि हमारा छ है वो क और सा से बना है। और आपको ऑप्शन ए देखना है, ये शा नहीं है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? देखिए दोस्तों याद रखिए, नी एक उपसर्ग होता है और दू भी एक उपसर्ग होता है। अगर इसके बाद कभी भी विसर्ग हो या इसके बाद कभी भी सात षटकोण हो आधा, तो वहां पर विसर्ग संधि ही होती है, ये बात आप याद रखिए। तो यहां पर ऐसा तो दिया नहीं गया है, तो यहां पर नी के बाद में आधा सात षटकोण है, तो यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नी धन कपट। ये बात याद रखिएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देखिएगा कि दुह धन गम दुर्गम होता है, इसी प्रकार से दुह धन कर दुष्कर होता है। तो दू के बाद जब आधे अक्षर आते हैं, आधी रा आ जाए या सा षटकोण, तो वहां पर भी विसर्ग संधि ही होती है। इसी प्रकार से नहीं धन कपट निष्कपट। अगला प्रश्न है, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? यह क्वेश्चन यूपी टेट के पेपर पर पूछा जा चुका है और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन है जगनिक। जगनिक आदिकाल के कवि थे, चंद्रवरदाई भी आदिकाल के कवि थे, और इनकी प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, याद रखिएगा, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहकर संबोधित किया जाता है। और नरपति नाल्हे की प्रसिद्ध रचना है दोस्तों बीसल देव रासो। तो और जगनिक की भी रचना याद रखिए, परमाल रासो। तो परमाल रासो जगनिक ने लिखी है, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है और इन्होंने पदावली की रचना की है, और नरपति नाल्हे ने बीसल देव रासो की रचना की है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? देखिए दोस्तों, 2 शब्द होते हैं, याद रखिएगा, अनुग्रह और अनुग्रहित। तो अनुग्रह में जो तिरछी रा होती है वो सही होता है, लेकिन जब अनुग्रहित लिखा जाता है तो उसमें री की मात्रा आती है। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपत्यका का क्या अर्थ है? देखिए दोस्तों, ये जो उपशब्द लिखा हुआ है, इस उपशब्द का अर्थ होता है पास में। तो सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, गलत जवाब। पर्वत का शिखर, गलत जवाब। पर्वत के पास की भूमि, क्योंकि उप का मतलब ही होता है पास में, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी का एक अपोजिट, इसी का एक विलोम, इसी का एक विपरीतार्थक शब्द होता है आदित्य का। अधि का मतलब होता है ऊपर, तो आदित्य का शब्द का अर्थ हो जाता है पर्वत के ऊपर की भूमि। ठीक है, तो याद रखिएगा, आदित्य का अगर पूछा जाए तो पर्वत के ऊपर, और अगर उपत्यका पूछा जाए तो पर्वत के पास। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, अर्धस्वर कहलाते हैं। तो अर्धस्वर क्या होते हैं? तो अर्धस्वर 2 होते हैं, या और वाह। जैसे कि आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है गई और आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है गई, तो ये गई है, ये भी गई है, उच्चारण लगभग एक जैसा है। इसी तरीके से अगर दूसरा उदाहरण देखें तो लिखा हुआ है कौ आ, और अगर इसको भी देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ कौआ, तो ये भी इसी तरीके का है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, य और व।
अगला प्रश्न, कृतज्ञ का विलोम क्या है? तो कृतज्ञ किसे कहते हैं? जो किए गए उपकार को मानता हो। याद रखिएगा, तो इसका बिल्कुल विपरीतार्थक शब्द होता है कृतघ्न, जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो। अगला प्रश्न, घृणा किस रस का स्थायी भाव है? तो बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों घृणा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। भयानक का होता है भय, रौद्र का होता है क्रोध और अद्भुत का होता है आश्चर्य। रसों की संख्या कितनी है? 9। स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, वैदेही वनवास किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। वैदेही वनवास याद रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त की अगर प्रसिद्ध रचना की बात की जाए तो साकेत, और एक जो इनकी कविता है उसका नाम है सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा अखिलेश। अगला प्रश्न, त्रिनेत्र शब्द में समास है। दोस्तों जिस भी शब्द का पहला पद संख्यावाची होता है वहां पर द्विगु समास होता है, तो त्रिनेत्र में पहले त्रि आया है, त्रि का अर्थ है 3, तो इसका सही आंसर अगर आप द्विगु समास लगा देंगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों। त्रिनेत्र में त्रि शब्द जो त्रिपद आया है वो संख्यावाची तो है, लेकिन पूरा शब्द त्रिनेत्र किसी और को इंगित कर रहा है। जब कोई पूरा पद किसी तीसरे अर्थ को दिखाता है तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। तो त्रिनेत्र का अर्थ यहां पर क्या है? 3 नेत्रों वाले अर्थात भगवान शंकर, या 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात भगवान शंकर। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न, महोर्मी का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए महोर्मी में अगर आप तोड़ने की कोशिश करें तो आप महा से इसको तोड़ना चाहेंगे और उसके बाद में ओ की मात्रा मिली है, तो जब किसी शब्द को तोड़ा जाए और उसके बाद ओ की मात्रा या ए की मात्रा मिले तो वहां पर गुण संधि होती है। यहां पर महोर्मी में गुण संधि तो हो गई, अब ओ किससे बनता है? तो आ और ऊ के मिलन से बनता है, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो अब इसमें सही संधि विच्छेद करने के लिए आपको एक बार पढ़ना भी होगा, शब्दों का ज्ञान भी होना चाहिए। तो यहां पर अगर आपने सी वाला ऑप्शन लगाया तो आपका बिल्कुल सही होगा, लेकिन अगर आपने बी लगा दिया तो गलत हो जाए, क्योंकि उर्मी में जो ऊ होगा वो बड़ा होगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कूप मंडूक होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अब कूप का मतलब होता है कुआं और मंडूक का मतलब होता है मेढक, तो कूप मंडूक मतलब कुएं का मेढक, मतलब कुएं से बाहर नहीं निकल रहा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा सीमित ज्ञान, कि आपका जो ज्ञान है वह क्षेत्र आपने सीमित कर रखा है, उसके बाहर आप सोचते ही नहीं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, वह खा रहा था। देखिए दोस्तों जब भी कभी रहा शब्द आ जाए तो 2 प्रकार के काल हो सकते हैं, या तो अपूर्ण वर्तमान होगा या अपूर्ण भूतकाल होगा। अगर रहा है आ जाए तो अपूर्ण वर्तमान होगा और रहा था आ जाए तो अपूर्ण भूतकाल होगा, क्योंकि अपूर्ण का मतलब है जो पूरा ना हुआ हो। तो वह खा रहा था, अभी खाने का काम पूरा नहीं हुआ था, वो चल रहा था, तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी अपूर्ण भूतकाल। ठीक, इसके अलावा आप एक चीज और भी याद रखिएगा यहाँ पर कि इसमें तो अपूर्ण भूतकाल हो गया, हेतु हेतु मत भूतकाल वहां पर होता है जहां कोई शर्त होती है किसी पुरानी बात में, जैसे कि अगर तुम यहां आ जाते तो ऐसा हो जाता, तो यहां पर आ जाते हो जाता, यानी कि हम बात तो भूतकाल की कर रहे हैं, लेकिन एक शर्त रख दी कि ऐसा होता तो ऐसा होता। यदि तुम परीक्षा में यदि तुम मेहनत करते तो परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास करते, तो ये दोनों बातें भूतकाल में भी हैं और शर्त में भी हैं, तो यहां पर हेतु हेतु मत भूतकाल होगा। पूर्ण भूतकाल, मैंने खा लिया था, मैंने कर लिया था, वह चला गया था, वह यहां आया था, ये पूर्ण भूतकाल है। और सामान्य भूतकाल, उसने खाना खाया, उसने पानी पिया, उसने किताब फाड़ दी, उसने किताब पूरी पढ़ ली, ये सभी जो वाक्य हैं यह सामान्य भूतकाल के हैं। अगला प्रश्न है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मर्यादा दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा द्विवेदी युग की है, और द्विवेदी युग की जो कालावधि है वो 1900 से 1920 तक मानी जाती है। और मर्यादा पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो मुंशी प्रेमचंद इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द्विवेदी युग, और संपादन किसने किया? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? देखिए दोस्तों उपमा अलंकार में क्या है, आपको पता होगा कि उपमा अलंकार में सा, सी, से जैसे शब्द आते हैं, तो यहाँ पर तो आया नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यमक अलंकार में एक ही शब्द 2 बार आता है, वो भी यहाँ पर नहीं आया। अब बचे 2 ऑप्शन, तो श्लेष अलंकार में वहाँ पर होता है जहाँ एक ही शब्द के 2 अर्थ होते हैं, तो चरण कमल बंदो हरिराई में एक ही शब्द के 2 या उससे ज़्यादा अर्थ नहीं निकल रहे हैं, तो श्लेष भी नहीं होगा। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी रूपक अलंकार, जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से नहीं करते हैं बल्कि उसे उसका रूप ही दे देते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में जो हरि हैं यानी विष्णु हैं, उनके चरणों को कमल का रूप ही दे दिया है। अगर इसमें लिखे होते
चरण से कमलबंध हरिणाई, तो उपमा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो रूपक अलंकार होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, प्रार्थना, वायु या नेत्र? बहुत ही आसान, नेत्र इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, जो वाणी के द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होता है अनिर्वचनीय। निर्वचनीय, वचनीय का मतलब होता है बोलने योग्य, और अन का मतलब नहीं, तो अनिर्वचनीय का मतलब जो वाणी द्वारा व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये रचना। ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई क्या होती? ध्वनि। ध्वनि का मतलब वर्ण, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पहचानिए। देखिए दोस्तों, अगर लिखा हो पूज्य, केवल पूज्य, तो सही लिखा हुआ है, और अगर लिखा हो पूजनीय तो भी सही लिखा हुआ है। ऑप्शन डी सही जवाब है। पूज्य का मतलब होता है पूजा करने योग्य, और जिसमें अनीय लग जाता है उसका मतलब भी होता है योग्य। तो पूजनीय का मतलब अगर आप देखें तो ये हो जाएगा पूजा करने योग्य। योग्य ऐसा नहीं होगा, तो ये गलत है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, और पूज्य अगर अकेला लिखा है तो वो भी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही आदिकाल नाम दिया था। राहुल सांकृत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा है, और राम कुमार वर्मा जी ने इसको संधि काल या चारण काल कहा है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, एक और अजगरही लखी एक और मृगराय, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? देखिए, एक और अजगरही लखे मतलब एक और अजगर है, और एक और मृगराय यानी एक और शेर है। तो आप सोचिए, रौद्र रस का स्थायी भाव तो क्रोध होता है, एक और अजगर हो और एक और शेर हो, तो आपको अगर क्रोध आना भी चाहेगा तो आ नहीं पाएगा। तो ऑप्शन ए तो इसका गलत जवाब हो जाएगा। अगर आप देखें वीर रस, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। अजगर और शेर को देखकर आपका उत्साह तो आएगा ही नहीं, तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल इसका गलत जवाब होगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। दोस्तों, एक और अजगर और एक और शेर के होने पे क्या आप शोक कर पाएंगे? शोक तो कुछ और लोग करेंगे जो आपके सगे संबंधी हैं। तो एक ही सही बचता है ऑप्शन सी भयानक रस, और भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय। तो अजगर और शेर को देखकर मन में भय नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, इसीलिए इस पंक्ति में भयानक रस होगा। अगला प्रश्न, चिदंबरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? अब पहली बात तो ये आप यही याद रखिए कि चिदंबरा किसकी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की है। इनको कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ। और कब मिला? तो 1968 में मिला। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? भाषा परीक्षा, पाठ्य पुस्तक, समृद्ध भाषिक परिवेश या व्याकरण के नियम? व्याकरण के नियम तो बिल्कुल ही गलत है, वो तो बाद की बात है। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। सबसे पहले एक समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाएगा, उसके बाद ही कोई भी बच्चा भाषा को सीख पाएगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, कहानी सुनने से बच्चों में कौन सी शक्ति विकसित होती है? तो केवल सुनने की शक्ति गलत जवाब। स्मरण शक्ति तो बिल्कुल भी गलत। अनुशासन कहानी सुनने से बिल्कुल भी नहीं उत्पन्न होता, तो ऑप्शन बी सही है, कल्पना और तार्किक शक्ति। तो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही। उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। आपको प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई कंफ्यूजन हो तो भी कमेंट में जरूर लिखें, आपकी समस्या का निस्तारण जरूर किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।